हेलो एवरीवन, दिस इज़ एसबीआई पीओ नेहा वर्मा और आज मैं अपने स्ट्रैटेजी सेशंस में आपके लिए लेके आई हूँ आरआरबी की वीडियो कि आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1 एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। क्या आप रेडी हैं वैसे इस एग्ज़ाम के लिए? और अगर नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी सेशन मेरा डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। ये मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है। मैंने यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा से अप्लाई किया था। मेरे रीजनिंग में 40 में से 39 मार्क्स आए थे एंड क्वांट्स में 40 में से मेरे 27.5 थे। तो टोटल 80 में से मेरे 66.5 थे। मैंने ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई किया था। और अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूँ मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, तो एलआर में मैंने 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड क्वांट्स में मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 40। तो टोटल 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे मेरे। तो आप देख सकते हैं कि 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जो मेरा फाइनल स्कोर बना वो 66.5 आया था। तो नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर आप लोगों ने सुना होगा, तो ये उसी चीज़ का नतीजा था कि 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरा स्कोर 66.5 हो गया। तो मेरी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रही थी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाता है इस चीज़ का। तो आप अपनी कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी आप काफ़ी हाई मेंटेन करके चलिए, क्योंकि आरआरबी एग्ज़ाम इजी आता है, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। तो एक्यूरेसी आपकी एटलीस्ट 95 प्लस रहनी चाहिए। एंड आई सपोज मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे 98-99% के अकॉर्डिंग थी, जिसकी वजह से मेरे को एडवांटेज मिल गया नॉर्मलाइजेशन में। अब बात आती है कि हम टैकल कैसे करेंगे अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को। तो जैसे कि हाँ, आपको रीजनिंग सेक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ये दो ही सेक्शन है आपके। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं। क्वांट्स भी आपका 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स में 45 मिनट्स। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन तो रीजनिंग है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ना, आप हमेशा अपने एग्जाम को उसी सेक्शन से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने रीजनिंग से स्टार्ट करती थी और जो भी इजी टॉपिक्स मेरे इजी क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी रीजनिंग के वीडियोस में बताया हुआ है, मैं फिर से आपको बताती हूँ। जैसे इजी क्वेश्चंस होते हैं हमारे सिलोगिज्म के, इनइक्वालिटी के, और हो सकता है आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के, ब्लड रिलेशन, मतलब जो भी टॉपिक आपको इजी लगता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हमेशा उन टॉपिक्स के साथ एक बार अपने एग्जाम को स्टार्ट कीजिए। एंड जब आपके ये इजी वाले क्वेश्चंस मतलब सारे कंप्लीट हो जाए ना, जैसे मान लो ये आपके, इसमें आपकी पजल्स 6 से 7 देखने को मिलती हैं एंड जनरली वो 3 या 4 क्वेश्चंस के सेट में देखने को मिलेंगे आपको। मतलब एक पजल में या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन, 5 वाली थोड़ी कम मिलती है आरआरबी में। तो आपके मतलब 20 से 25 क्वेश्चन ना आराम से आपके पजल्स के होंगे। तो ये जो हैं ये आपके 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। तो एक बार आप अपना एग्जाम स्टार्ट कीजिए और ये 15 से 20 क्वेश्चंस करके फटाफट आप अपने अल्टरनेट सेक्शन पे मूव कर जाइए। जैसे मैं ये 15-20 क्वेश्चन करके क्वांट्स वाले सेक्शन पे मूव कर जाती थी और वहाँ के इजी क्वेश्चंस को टारगेट करती थी। अब क्वांट्स में इजी क्वेश्चंस कौन से होते हैं? आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आपकी कुछ डीआई आपको देखने को मिल सकते हैं कि एकदम से देखते ही लगता है नहीं ये तो बहुत इजी सी है, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके क्वालिटी इक्वेशन के क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ आपकी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं जो आपको इजी लग सकते हैं, तो आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं हर किसी के लिए अटेम्प्ट करने, तो आप इनके साथ शुरुआत कर सकते हैं अपनी। ये मैंने 15 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर मैं क्वांट्स में मूव कर गई। यहाँ से मैंने वही 10 से 15 क्वेश्चंस जो भी मुझे इजी लगते थे फटाफट वो किए। ये स्विच मैं बीच में इसलिए करती थी क्योंकि हमारी आरआरबी में इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ होती हैं। अगर आपने मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड देखा तो वहाँ आपको दोनों सेक्शन के लिए इंडिविजुअल आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे ये इंडिविजुअल कट ऑफ लिखी है 6.25 4.25। तो अगर आपको दूसरे सेक्शन में आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, आपने एक ही सेक्शन में सारा टाइम डिवोट कर दिया एंड दूसरे सेक्शन में आप इतना भी नहीं कर पाए कि आप उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ को क्लियर कर पाए, तो फिर हो सकता है कि चाहे आपने ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर कर ली लेकिन आप फिर फाइनल एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं करती थी कि बीच में ये 15-20 क्वेश्चन करके मैं यहाँ स्विच कर जाती थी, जिससे कि ये जो 10 से 15 क्वेश्चन इसके मिलेंगे मैं पहले उनको अटेम्प्ट कर लूँ, ताकि मेरे को ये डर तो नहीं रहेगा कि भाई मैंने उसकी सेक्शनल कट ऑफ मिस कर दी। उसके बाद मैं वापस रीजनिंग सेक्शन पे स्विच करती थी,
जो भी मेरी पजल्स के या मैंने क्वेश्चन कुछ बीच में छोड़े होंगे पहले वो सारे अटेम्प्ट कर लेती थी, एंड फिर वापस क्वांट्स पे आके जो क्वेश्चंस मतलब जितने बच गए उसमें से भी जो मुझे लग रहा है जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करती थी। तो आप इस तरीके से अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियोस अपनी बनाई हुई है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों के लिए ही मेरी बनी हुई है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका सिलेबस मोर और लेस आपका जितने भी बाकी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, एसबीआई पीओ, मतलब जितने बैंकिंग एग्जाम्स हैं सबसे सिमिलर रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके सिलेबस में आपको कुछ अलग से देखने को मिलेगा, सेम वही टॉपिक्स होते हैं जो आपको वहाँ प्रैक्टिस करने होते हैं। हाँ, जो इसका लेवल है वो आपको, जैसे अगर आप आईबीपीएस पीओ के साथ कंपेयर करेंगे या फिर आप एसबीआई पीओ के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे आपको कम देखने को मिलेगा। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट वाले को कंपेयर करेंगे तो जो एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क हो गया उससे इजी लेवल मिलेगा। लेवल इजी है तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना अटेम्प्ट करें अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। जैसे अगर मैं एक आइडियल टाइम की बात करूँ तो अगर आप रीजनिंग सेक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको टारगेट करना चाहिए कि 20 से 25 मिनट में आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, जिससे कि दूसरे सेक्शन को भी आराम से 20 से 25 मिनट मिल जाए, क्योंकि टोटल 45 मिनट्स ही आपके पास करने के लिए। मैं कोशिश करती थी कि मैं रीजनिंग से ही हमेशा स्टार्ट करती थी। इसको मेरा टारगेट हमेशा होता था कि मैं 20 मिनट के अंदर सॉल्व कर लूँ। मतलब मैं घड़ी की तरफ देखती रहती थी और जैसे 20 मिनट एक बार के लिए मैं स्विच कर जाती थी सेक्शन से, चाहे मेरे क्वेश्चन फिर वो बीच में रह जाएं, क्योंकि आपका माइंड ना आपको वो स्विच करने नहीं देता, लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप अननेसेसरली एक ही सेक्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें जबकि दूसरे सेक्शन से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे नहीं आप कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअल सेक्शन टाइमिंग्स भी नहीं है, तो आपको खुद अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि मुझे स्विच करना है, अभी मेरे को दूसरे सेक्शन पे जाके वहाँ की क्वेश्चंस को चेक करना है। तो आप आइडियली लेके चलिए कि 20 से 25 मिनट आप एक सेक्शन को डिवोट कीजिए, एंड फिर बाकी के जैसे मेरे 20 मिनट यहाँ डिवोट कर दिए, उसके बाद क्वांट सेक्शन में मुझे हमेशा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था करने में, तो मैं 25 मिनट इसके लिए डिवोट करती थी। अगर आपको लग रहा है आप जिस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग है उसके सारे क्वेश्चन हो गए फिर तो आपको स्विच करना ही है, लेकिन जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है अगर वहाँ आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन मेरे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं तो आप उसको एक बार के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया या इजी क्वेश्चन से मार्क्स स्कोर किए। जब सब क्वेश्चंस बराबर है तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ना जिनसे आपके मार्क्स ज़्यादा बन सके। तो आइडियली टाइम भी मैंने आपको बता दी कि आपको कितना कितना डिवोट करना चाहिए, एंड प्रैक्टिस तो आप नॉर्मली उन्हीं से कर सकते हैं जिन सेक्शन से आप पहले से करके चल रहे हैं। हाँ, जैसे अगर आप इसका एग्ज़ाम नॉर्मली प्रेफरेबल है कि अगस्त या सितंबर की फर्स्ट वीक में चांसेस हैं कि शायद हो जाएगा। आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो शायद 1 अगस्त से लिखा था उसमें कि ऑफिस असिस्टेंट वालों के एग्जाम शुरू हो सकते हैं, तो आपके पास आइडियली अभी 2 मंथ्स का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो आप डेली का एक मॉक टेस्ट इसका अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए, एंड इसके साथ साथ आप डेफिनेटली किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आई थी लास्ट टाइम, या फिर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली लेके चलिए। आप रोज का एक मॉक टेस्ट इसका भी अटेम्प्ट कीजिए एंड जिस दूसरे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसका भी एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको कंपैरेटिवली इजी मिलेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस पे आपका हाथ बैठ जाए, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी साथ के साथ प्रैक्टिस करके चलिए।